किसी भी कॉन्फ्रेंस पर जाने पर विदेश में क्या इमेज होती है अदानी अंबानी या तमाम लोगों की कि भुक्खड़ों के देश के ये लोग हैं जो गरीब हैं, जहां निहायत अत्याचार होता है, जहां किसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है। आखिर दुनिया की किस डेमोक्रेसी में किसी कम्युनिटी विशेष के लोगों का घर बुलडोज कर दिया जाता है? कैसे होता है? इनकाउंटर्स हो जाते हैं, जान ले लेते हैं आप किसी व्यक्ति का जो सिर्फ एक्यूज्ड है। ये किस डेमोक्रेसी में होता है? तो इतने आज़ादी के बाद आप डेमोक्रेसी को ऐसा भी शेप नहीं दे सके। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर न्यायप्रियता नहीं है, हम जुडिशियस लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि एक दलित आदिवासी, एक गरीब ओबीसी तन कर खड़ा हो। तन कर खड़ा होने पर मूंछ तक नोच ली जाती है। बिहार ने बहुत मेहनत से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने एक सर्वे कराया, लेकिन वो सर्वे आज किताबों की शक्ल में केवल लाइब्रेरीज में या हमारे बुक शेल्फ में एक दस्तावेज के रूप में मौजूद है। लेकिन उसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा? 9th शेड्यूल में डालने की आपने मांग की, लेकिन 9th शेड्यूल में आज तक वो सरकार आपको नहीं डाल रही है। और ये वो सरकार है जो आपके कारण चल रही है। दो व्यक्ति, दो नीतियां, दो पार्टियां चला रही हैं। एक का नाम है टीडीपी और दूसरी का नाम है जेडीयू। इन दो पार्टियों के कारण ये सरकार है। उसमें एक पार्टी ने सर्वे कराया और कहा 9th शेड्यूल में डालो, लेकिन 9th शेड्यूल में नहीं डाला। आप वापस लीजिए ना सुप्रीम कोर्ट से, आप पिटीशन अपना वापस ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर आमतौर पे न्याय नहीं मिलता है। आमतौर पे आज़ादी के बाद से भारत का इतिहास अब तक इस बात का गवाह है। केवल ईडब्ल्यूएस को मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मेरा ये कहना है कि मौजूदा सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए याचिका और उनको नया बिल बनाना चाहिए दस्तावेज की रोशनी में। और वो बिल जो है आप बनाइए और उसको कहिए कि इसके आधार पर हमें 9th शेड्यूल में डाला जाए। और अगर नहीं डालते हैं तो आप एक्शन लीजिए अपनी सरकार के खिलाफ, या जो भी कहिए, निगोशिएट कीजिए। बट नाइदर यू आर निगोशिएटिंग, नॉर यू आर प्रेशराइजिंग देम, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर व्हाट? आप ये बताइए, आप भारत का बहुत विकास कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, अंबानी को बढ़ा रहे हैं, अदानी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी इमेज क्या है? इन 200 जो अमीर जादे भारत के हैं, इनकी इमेज क्या है? जब ये दुनिया के पैमाने पर खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि भुक्खड़ों, गरीबों, बेरोजगारों के मुल्क के ये कुछ अमीर आए हुए हैं। किसी भी कॉन्फ्रेंस पर जाने पर विदेश में क्या इमेज होती है अदानी अंबानी या तमाम लोगों की कि भुक्खड़ों के देश के ये लोग हैं जो गरीब हैं, जहां निहायत अत्याचार होता है, जहां किसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है। आखिर दुनिया की किस डेमोक्रेसी में किसी कम्युनिटी विशेष के लोगों का घर बुलडोज कर दिया जाता है? कैसे होता है? इनकाउंटर्स हो जाते हैं, जान ले लेते हैं आप किसी व्यक्ति का जो सिर्फ एक्यूज्ड है। ये किस डेमोक्रेसी में होता है? तो इतने आज़ादी के बाद आप डेमोक्रेसी को ऐसा भी शेप नहीं दे सके। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर न्यायप्रियता नहीं है, हम जुडिशियस लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि एक दलित आदिवासी, एक गरीब ओबीसी तन कर खड़ा हो। तन कर खड़ा होने पर मूंछ तक नोच ली जाती है। मूंछ। राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती हैं, कई और प्रदेशों में होती हैं कि कोई दलित लड़का अगर मूंछ रख लिया तो पता चला कि उसकी मूंछ नोच ली गई, जला दी गई। अगर घोड़ी पर बैठ गया तो घोड़ी से उतार कर पीटा गया। और एक वो केरल था जिसको विवेकानंद ने कहा था ये पागलखाना है, ये बड़ा पागलखाना है, पागलों का आश्रय स्थल है। और उस पागलों के आश्रय स्थल को ईएमएस की सरकार ने, अच्युत मेनन की सरकार ने इतना जबरदस्त बनाया कि आज पूरे देश में अव्वल वो है, सुसंस्कृत बनाया। तो हमें अपने अंदर की नफरत को हम केवल भाषण से खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जुडिशियस बनना पड़ेगा। एक ब्राह्मण को ये सोचना पड़ेगा ब्राह्मणवाद से मुक्त होने का रास्ता क्या है। एक दलित को सोचना पड़ेगा कि वो अच्छे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मणत्व से मुक्त हो रहा है, उसको एडॉप्ट करे, उसको कहे कि यस हम दोनों दोस्त हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे। मैं ऐसे मुल्क की कोई कल्पना नहीं करता जिसमें दलित और पिछड़े अपनी ताकत से सरकार बना लेंगे और वो राजपूत या भूमियार या ब्राह्मण सबको कहेंगे कि तुमको हम पीटेंगे, तुमको हम बाहर करेंगे, तुमको हम तुम्हारा ज़मीन जायदाद ले लेंगे। बिल्कुल नहीं। भारत के रहने वाले सभी लोग इसी देश के हैं, सब मिलकर इस देश को अच्छा बना सकते हैं।
अगर दलित और आदिवासी ओबीसी समझते हैं कि वो केवल देश बनाएंगे तो ये भी गलत है। लेकिन अब तक जो अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा है वही सोच रहा था कि देश वही बनाएगा, और वो देश तब बना सकता है जब दलित, आदिवासी, ओबीसी को जब तक वो दरकिनार रखे, किसी जगह ना आने दे, यूनिवर्सिटीज में घुसने न दे, न्यायपालिका में घुसने न दे, मीडिया में बिल्कुल न घुसने दे, तो मैं समझता हूँ तब भी देश नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जातिवार जनगणना हो, और ये जनगणना केवल कागजी न हो, कागज पर जो दर्ज आंकड़े हैं उनकी रोशनी में कार्यक्रम लिए जाएं, और कार्यक्रम तभी लिए जा सकते हैं जब नेतृत्व ईमानदार हो और समझदार हो। दलित और ओबीसी वर्ग में बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान निकल रहे हैं। सरकारों को ऐसे लोगों के जरिए एक थिंक टैंक बिल्ड करना चाहिए। अगर वो सिर्फ जो यथास्थितिवादी लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया में और अन्य जगहों पर, अगर वो उन्हीं के सहारे शासन चलाते हैं, चाहे वो दलित हों या ओबीसी, तो वही हाल होगा जो मायावती जी का हुआ या जो बिहार के तमाम नेताओं का हुआ। इतिहास गवाह है कि कोई बड़ा बदलाव, रेडिकल चेंज नहीं किया जा सका उत्तर भारत में, जो जरूरी था और जो जरूरी कर सकते थे नेतागण, क्योंकि उनके पास थिंक टैंक नहीं है, उनके पास विचारों की कमी है। आपके पास बहुमत जितना भी हो जाए, लेकिन विचारों की अगर दरिद्रता है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विचार आप उधार लेंगे और उधार देने वाले आप पर कर्ज की जो अदायगी है वो उससे वसूलेंगे। अभी आप देखिए, कोरोना आया, हमारी जनगणना कब हो जानी चाहिए थी? 2021 में नहीं हुई। उसके बाद सारे काम होते रहे, लेकिन जनगणना नहीं होती रही। जनगणना से ये सरकार भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि माहौल बना हुआ है कि सबकी जनगणना की जाए। अब बिल्कुल आखिर में मैं अपना कंक्लूड कर रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो जनगणना से ये सरकार भाग क्यों रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि जनगणना में बहुत सारे उसकी राजनीति को पंचर करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि आंकड़े आ जाएंगे। सरकार आंकड़ों से डर रही है। 2021 के बाद दुनिया के अनेक बड़े देशों में, बल्कि कोरोना के दौर में भी और कोरोना के तत्काल बाद जनगणना जो पेंडिंग थी वो हो गई। अमेरिका में हो गई, जिन जिन देशों में हुई वो अमेरिका में पहले हो चुकी थी। जर्मनी ने कराई 2022 में, कनाडा ने 2021 में कराई, ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में कराई, और तो और दक्षिण अफ्रीका ने भी 2022 में कराई, जो 2023 में जिसके डेटा आ गए 2021 में कराई। और मोदी जी क्या कहते हैं, अमित शाह जी क्या कहते हैं, हम कोरोना के कारण नहीं करा पाए। अरे भाई, कोरोना में सारे काम आपने कराए, आपने डफली पीटी, आपने न जाने क्या क्या किया, और आप कोरोना के खत्म होने के बाद जनगणना 1 साल में क्यों नहीं करा सके? बिकॉज दे डोंट वांट, वो कराना ही नहीं चाहते। और अब जब स्थितियां ऐसी बनी हैं तब उनको कराना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि हम अक्टूबर महीने में डिक्लेयर करने जा रहे हैं, लेकिन यकीनन दोस्तों आप लिख कर ले लीजिए, 5 अक्टूबर से पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे। 5 अक्टूबर को चुनाव जब खत्म हो जाएंगे तब ये डिक्लेयर करेंगे। और ये क्या डिक्लेयर करेंगे, अब मैं आपको बताकर यही अपनी आशंका, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दोस्तों, एक बात और कहूंगा खत्म करने से पहले। कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का प्रबल पक्षकार बनकर उभरी है, और ये खैर मकदम इसका किया जाना चाहिए, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सोच में, दर्शन में, विचारधारा में एक गुणात्मक बदलाव किया है। वो आरक्षण के भी पक्षधर हैं, 50% की सीमा को लांघने की बात भी कर रहे हैं। दलित ओबीसी कम्युनिटी के अनेक नेताओं से वो बेहतर बातें आजकल कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जो वेस्टेड इंटरेस्ट और जो एक किस्म का ब्राह्मणवाद जो जड़ जमाया है वो खत्म नहीं हुआ है। मैं पहले ही कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट ब्राह्मिन्स, आई एम अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो वो अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी एक भाषा बोलते हैं, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कम्युनिकेशन के, हमारे मित्र भी हैं, जयराम रमेश, वो एक बात कहते हैं। जिस दिन प्रयागराज, मैं इलाहाबाद कहता हूं अभी भी, जिस दिन इलाहाबाद में
राहुल गांधी दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि जातिवार जनगणना को ये सरकार नहीं कराना चाहती, हम करा कर रहेंगे, हम हर कीमत पर करवा कर मानेंगे। और ये कहा कि ओबीसी की केवल नहीं, सभी जातियों की गिनती कराई जाएगी। राहुल ने कहा। उसी दिन दिल्ली में बैठे हुए जयराम रमेश कह रहे थे कि सिर्फ ओबीसी की करा लीजिए तब भी बात बन जाएगी। आपने क्यों कहा? मैंने उसी दिन ये सवाल उठाया सोशल मीडिया पर कि एक तरफ राहुल कुछ कह रहे हैं, जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, ये खेल क्या हो रहा है, ये खेल क्या है? तो हमारे किसी मित्र ने मेरा वीडियो देखने के बाद 2 दिन बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और राहुल जी से पूछा कि भाई एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है, आपका क्या जवाब है? तो मुझे बताया गया कि जयराम को कहने दीजिए, हम हरगिज इसके पक्ष में हैं कि सभी लोगों की गणना हो। दोस्तों, उन्हीं दिनों पालगाड जो है केरला में, वहाँ पर आरएसएस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के बाद, सम्मेलन में जो कुछ बातें हुई उसके बाद सुनील अंबेकर आरएसएस के प्रवक्ता हैं इन दिनों और उसके कम्युनिकेशन, मीडिया सब कुछ को देखते हैं। अंबेकर साहब ने एक बयान दिया और वो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और सुनने के बाद आप सोचिए कि क्या कहता है आरएसएस और क्या इसके इन शब्दों के बीच में क्या है। आरएसएस की जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, वो कह चुकी है कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे जातिवाद बढ़ेगा। मैं इस पर कहता हूं कि 1931 से लेकर आज तक जातिवार जनगणना नहीं की गई, तो क्या जातिवाद खत्म हो गया? जातिवाद कम हो गया? जातिवाद असमानता की पैदावार है, विषमता और नफरत की पैदावार है। इसको आप खत्म कीजिए, अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। यही तो अंबेडकर कहते थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनील अंबेडकर ने उस दिन क्या कहा, सुनिए। ये बीजेपी से अलग लाइन ले रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक तरह से गाइडलाइन की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है और इसका क्या नतीजा निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले कुछ समय से जाति आधारित जनगणना की चर्चा पुनः प्रारंभ हुई है। हमारा ये मत है कि इसका उपयोग समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए हो और यह करते समय सभी पक्ष ये सुनिश्चित करें कि ये इस प्रकार की जाए कि सामाजिक समरसता और एकात्मकता खंडित न हो, इससे किसी का कमी या किसी की अधिक न हो, सभी के लिए सुविधा ठीक रहे, कोई आपस में भेदभाव न पैदा हो। सुनील अंबेडकर साहब हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन्होंने कहा और भी बहुत बातें कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सवाल के जवाब में भी कही। उसमें एक बात उन्होंने और कही जो अखबारों में छपी हुई है, आप देख सकते हैं, कि उन्हीं लोगों का किया जाए जिनको ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? मेरी ये आशंका है कि जब बहुत दबाव पड़ेगा तो एससी एसटी की तो पहले से गिनती होती है, ओबीसी की गिनती पर तैयार होगी बीजेपी अंततः, लेकिन ये सभी जातियों की जनगणना नहीं कराना चाहेगी। क्यों नहीं कराना चाहेगी? क्योंकि इससे भारत में असमानता का जो पहाड़ खड़ा है वो उजागर हो जाएगा कि किसके पास कितनी संपदा है, किसके पास खेत कितने हैं, किसके पास कारखाने कितने हैं, किसके पास एसेट्स कितने हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, नौकरियों में कौन कितना है, सरकारी में कौन है, प्राइवेट सेक्टर में कौन है। तो जिस तरह केरल ने, जिस तरह बिहार ने, जिस तरह कर्नाटक ने जातिवार सर्वेक्षण कराया, उस तरह नहीं कराना चाहेगी बीजेपी मौजूदा सरकार। और आरएसएस की मौजूदा जो लाइन है उसका डिक्टेट यही है। लेकिन इस बात को समझने वाले पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के नेताओं की इस समय मतलब अकाल सा पड़ा हुआ है। बल्कि आज तो हालत यह है कि दलित पिछड़े वर्ग के अनेक नेता ऐसे हैं जो आरएसएस बीजेपी जो भी कहता है उसको फॉलो करने लगे हैं। कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी दौर आएगा। इसीलिए सरकार नेताओं से ज़्यादा आजकल पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और लेखकों पर ज़्यादा आक्रामक है, क्योंकि वो तो बोल पा रहे हैं, दूसरे लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और जो बोल रहे हैं उन पर तरह तरह के केसेस, तरह तरह के मामले, तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि जातिवार जनगणना एक सामाजिक ज़रूरत है,
एक राजनीतिक ज़रूरत है। ये दलित आदिवासी ओबीसी के लिए नहीं है, ये भारत नाम के राष्ट्र राज्य के लिए है, ये संविधान के लिए है, संवैधानिकता की रक्षा के लिए है। इसलिए इसको केवल जाति बिरादरी का मामला नहीं बनाना चाहिए। खासकर किसी भी हिंदी क्षेत्र में ये बात नहीं होनी चाहिए। केरल इसका उदाहरण है।